नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ते आ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर इससे पहले मैं बात करता हूँ तो अपने पढ़ चुके थे बहराम शाह को। अब पढ़ने जा रहे हैं मशहूद शाह को, जिसका पूर्णतः नाम है अलाउद्दीन मशहूद शाह। दोस्तों, मशहूद शाह का जो समयकाल रहा था वो 1242 से 46 तक रहा था। इनका 4 साल का ही ये समयकाल रहा था। तो मशहूर शाह की बात करते हैं तो ये रकनुद्दीन फिरोज शाह और इल्तुतमिश इनके ही परिवार से था। रकनुद्दीन फिरोज शाह का तो ये पुत्र था और इल्तुतमिश का ये पौत्र था, यानी उसका पोता था। ठीक है, ये इल्तुतमिश इनका दादा था, किनका? मशहूद शाह का। ठीक है, इसने जो समय इसका काल मैंने बताया आपको, ये 4 वर्ष का रहा था और इसने भी उसी शर्त पर सुल्तान बनाया गया था जो इससे पहले अपने बहराम शाह को पढ़ा था। वही शर्तें इसके काल में लागू की गई थी। बताया जा रहा है कि यह स्वयं राज्य की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा और बल्कि इसका उपयोग अपने नायब के द्वारा करेगा। इस कारण नायब का पद पुनः स्थापित किया गया। देखो दोस्तों, पहले अपने बहराम शाह को भी पढ़ा था इससे पहले, उसमें भी यही योजनाएं लागू की गई थी कि जो ये मशहूद शाह है, ये अपने शासनकाल के अंदर रहते हुए भी ये मतलब उन शक्तियों का पालन स्वयं नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलावा एक अन्य पद बनाया हुआ है जिसको नाइब पद के नाम से जाना जाता है। वो इस शासन की कार्यकाल्य को संभालेगा। ठीक है, इसी प्रकार बहराम शाही को ऐसा ही कार्य संभाला गया था कि वो खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा शासन के अंदर। ठीक है, तो इस जो ये पद बनाया गया था नाइब पद, इसको संभालने के लिए मशहूद शाही के काल में कौन आया था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन आया था। ठीक है दोस्तों, इसे नियुक्त किया गया था इस पद पे, नाइब पद के। ठीक है, इसको नियुक्त कर लिया गया, किसको? कुतुबुद्दीन हसन को। ठीक है, परंतु तुर्क सरदारों के दल का नहीं था ये। कौन नहीं था? ये कुतुबुद्दीन हसन था। यह गौर से भाग कर आया हुआ एक शरणार्थी था। ठीक है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन हसन था, ये तुर्की सरदारों के दल का नहीं था। ये गौर नामक स्थान से भाग कर आया एक शरणार्थी था, इसलिए इसको नाई पद का विशेष महत्व नहीं दिया। ठीक है, इसके शासनकाल में ये जो कुतुबुद्दीन हसन था, ये सरदारों का दल का नहीं था और गौर से भाग कर आया शरणार्थी था। इस कारण इस नाइब पद को इतना हाईलाइट नहीं लिया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मशहूद शाह ही इस शासनकाल को संभाल रहा था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल देखे ना मशहूद शाह का, काफ़ी अन्य शासकों के अकॉर्डिंग देखे तो ये तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहा था। ठीक है, यदि अपने दूसरे शासकों के साथ तुलना करें ना मशहूद शाह के शासनकाल को, तो बहुत ही इसमें शांतिपूर्ण रहा था। औरों में तो ये फेरबदल होता रहता था कि छल कपट के कारण एक दूसरे को मार दिया जाता था, लेकिन इसके काल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, और मशहूद शाह के काल में बंगाल के जो सूबेदार थे तुगुन खां, इन्होंने दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मतलब मशहूद शाह की अधीनता इसने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, और मुल्तान व उच्च भी इससे स्वतंत्र हो गए थे। किससे हो गए थे? मशहूद शाह से। ठीक है, एक तो इस तुगन खान ने इसकी अधीनता नहीं स्वीकार की, दूसरी इसके द्वारा ही मतलब अन्य किसी शासकों के द्वारा ये मुल्तान और उच्च को भी स्वतंत्र कर लिया गया था। ठीक है, और इधर देखो, मंगोल भी उत्तरी पंजाब पर चढ़ाई किए, किंतु दिल्ली से भेजी गई सेना का प्रयास विफल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मंगोलों ने उत्तरी पंजाब से दिल्ली के अंदर एंट्री की थी, तो इधर मसूद शाह उस समय दिल्ली का शासक था। इसने यहाँ से दिल्ली के लिए दिल्ली से सेना को भेजा था, लेकिन सेना वहाँ वो युद्ध संग्राम के अंदर नहीं पहुंची। कहने का मतलब वहाँ से वो विफल हो गई थी इन मंगोलों के कारण, और उनको वापस आना पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बलबन के बारे में, जो आगामी शासक बनेगा। बलबन अपने साथ के सभी तुर्क अधिकारियों की ईर्ष्या के प्रति सावधान था। दोस्तों, ये देखो, ये जो बलबन है ना, ये काफ़ी चतुर श्रेणी का था। क्यों था? क्योंकि इसने काफ़ी इस मुग़ल काल के अंदर सॉरी इसके जो काल व्यतीत होते आ रहे थे, इसमें इसने देख लिया था कि जो शासक थे और नया कोई शासक बनने वाला था,
तो वो क्या करता था, जो स्थापित शासक था ना, उसकी गद्दी पर बैठने के लिए वो छल कपट से उसको मार देता है या मरवा देता था किसी के कारण। इस कारण ऐसी परिस्थितियों से ये जो बलवन था ना, आगामी ये शासक बनेगा, काफ़ी सूझबूझ का शासक कहा जाएगा। ये काफ़ी समझदार था। इसने आगामी जो अधिकारियों की ईर्ष्या थी ना, उसके प्रति ये बहुत सावधान था। क्यों था? क्योंकि दोस्तों ये पीछे से ये देखता आ रहा है कि जो शासक की गद्दी संभाल रहा है, उसे लोग छल कपट से चाहे तो मरवा देते थे, चाहे सैंया मार देते थे, ऐसा करके मतलब उनका निरंतर वो ही चलता आ रहा है। इस कारण ये सभी के प्रति सावधान था। ठीक है। और अलाउद्दीन मसूद शाह को पदच्युत करने के लिए भी इसने एक षड्यंत्र रचा। देखो दोस्तों, इसने बलवन ने पहले ही सोच लिया था कि मसूद शाह कुछ न कुछ मेरे साथ कुछ धोखा करेगा, तो उससे पहले इसने कुछ योजनाएं तैयार कर ली और मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया था। किसने हटा दिया था? बलवन ने हटा दिया था। ठीक है। और गद्दी से हटाकर इसको कैद कर लिया था। किसको कैद कर लिया था? मसूद शाह को। किसने कैद कर लिया था? बलवन ने कैद कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद जहाँ उसको कैद किया था वहीं उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये मसूद शाह का ओनली इतना ही कार्यकाल रहा था जिसमें बलवन के कारण इसकी मृत्यु होगी। अब इसी पार्ट के अंदर अपने दूसरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद को। दोस्तों, ये नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ लेते हैं। इसका समयकाल थोड़ा अच्छा रहा था, थोड़ा लंबा भी रहा था। ये 1246 से 1265 के मध्य रहा था। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद की बात करें तो ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है। और ये शमसी वंश का 5वां और अंतिम शासक माना जाता है। कौन? ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये शमसी वंश के अंदर अंतिम शासक के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद बलवन अपना नया स्थापना करेगा, नए शासक के रूप में, और नए वंश की स्थापना करेगी। वो आगे अपने पढ़ेंगे बलवन के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, इसकी बात करें नासिरुद्दीन महमूद की, ये शासक बनने से पहले बराइज का हाकिम रह चुका था। ठीक है। और 27 मई 1246 को हरे राजमहल, जिसे केसरे शब्द से जाना जाता है, उस पर यह शासन रूढ़ हुआ था। कौन हुआ था? ये नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। इसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर सत्ता में चालीसा की संरचना और नायब बलवन के हाथों सौंप दी थी। ये दोस्तों देखो, इसको पता था कि जो तुर्की सत्ता है ना, वो काफ़ी मजबूत और संघर्षमयी है। ठीक है। इस कारण इसने जो चालीसा दल बनाए हुए थे, उसके अंदर ये जो बलवन था, आगामी बनेगा शासक, इसके बारे में ये काफ़ी जानता था कि बलवन एक चतुर वर्ग का व्यक्ति है। इसके जो दिमाग है वो काफ़ी इधर उधर मतलब चलत में प्रसिद्ध है। और इस कारण इसने वो चालीसा सत्ता की संरचना को भी इसके हाथ सौंप दिया था। किसके हाथ सौंप दिया था? बलवन के हाथ सौंप दिया था। किसने सौंपा था? महमूद ने। ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, जो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो समस्त शक्तियाँ थी ना, वो बलवन के हाथों में थी। दोस्तों, ये तो नाम मात्र का ही शासक माना जाएगा, क्योंकि जो इसके शासनकाल में जो समस्त शक्तियाँ थी ना, इसने किसको दे दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने किसको दे दी थी? बलवन को दे दी थी। ठीक है। और ये शमसी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ये नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद अपने नए वंश को पढ़ेंगे। ठीक है। गुलाम वंश के अंदर। और 1249 ईस्वी में उसने क्या किया? बलवन को उल्लू खां। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। ये उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी? तो बलवन को किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। कब दी थी? 1249 के अंदर। किसको? बलवन को उल्लू खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है। क्योंकि ये सेना पर पूर्ण नियंत्रण करता था, इस कारण इसको नायब ए मामलिकात का भी पद दिया गया था। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। नायब ए मामलिकात का पद किसे सौंपा गया था? तो बलवन को सौंपा गया था। और किसके द्वारा सौंपा गया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा सौंपा गया था। ठीक है। अब नासिरुद्दीन की 1266 में आकस्मिक मौत हो जाती है, किसी कारणवश मौत हो गई है। किसकी? नासिरुद्दीन की। और इसका आगामी कोई भी वंश और पुत्र नहीं था, इसलिए आगामी शासक देखें तो किसको बनाया जाएगा? जो इसका वास्तविक आगामी शासक कौन बनेगा? क्योंकि आगामी शासक अपने को पता ही है कि सारा राजपाट बलवन के हाथों में सौंप रखा था। तो आगामी शासक गयासुद्दीन बलवन को, जिसका संपूर्णतः नाम क्या था?
गयासुद्दीन बलबन था। दोस्तों ये आगामी शासक बनेगा, ठीक है। और यहाँ शमसी वंश का ये नासिरुद्दीन अंतिम शासक के रूप में आया था। इसकी आगामी इसको शासक बनाने का एक ये भी कारण था कि बलबन की जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी सुदृढ़ अच्छी थी। तो बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करवाई थी, किससे करवाई थी? नासिरुद्दीन से, ठीक है। बलबन की पुत्री थी और नासिरुद्दीन को इसने अपना मतलब जवाई पक्ष के रूप में चुना था, ठीक है। तो ये काफ़ी लालची था, इसलिए इसने पारिवारिक संबंध भी बनवाए थे बलबन ने। किनके साथ बनाए थे? नासिरुद्दीन के साथ। इस कारण दोस्तों बलबन इसके नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन वहाँ का राजपाट संभालेगा। तो उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो बलबन के बारे में पढ़ते हैं आगे। इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आगामी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगामी वीडियो में अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।